मैम, यस, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने 2009 में 10th पास की है, 2011 में 12th, 2013 में मैंने जेबीटी की और 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2019 में मैंने अपनी मास्टर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और अभी मैं प्राथमिक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, पीजीटी, पीआरटी टीचर। हाँ हाँ जी सर। सर मैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। ओके, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, हाँ ठीक है। जी ये क्या है समग्र शिक्षा अभियान? सर 2001 में ये अभियान स्टार्ट हुआ था, 2010 सालों के लिए चला था। ये समग्र शिक्षा जो शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, अध्यापकों की भर्ती करने के लिए या फिर स्कूल में अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड एलोकेट करने के लिए समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसका अब नाम समग्र शिक्षा कर दिया गया है। ओके, पहले सर्व शिक्षा था, अभी समग्र शिक्षा हो गया। तो जब समग्र नाम, ना शिक्षा। सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है या फिर कुछ एड ऑन भी हुआ है उसमें? सॉरी सर, ये नहीं मुझे पता। जैसे कि सर्व शिक्षा, फिर समग्र शिक्षा, इंक्लूसिव, समग्र मीन्स इंक्लूसिव होता है, तो इंक्लूसिव हाँ एजुकेशन जी, क्या होता है? इंक्लूसिव। इंक्लूजन अगर हम एजुकेशन के अंदर देखते हैं तो हमने हर एक कैटेगरी के बच्चे को एक साथ लेके शिक्षा को करना है। शिक्षा में हर एक बच्चे को इन्वॉल्व करना है, वो इंक्लूजन है सर। किसी को अलग नहीं करना। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उन सबको शिक्षा के अंदर एक ही साथ पढ़ाना है। उनके लिए सारी फैसिलिटी हमारे जो विद्यालय हैं उनमें उपलब्ध रहेगी। इसे इंक्लूजन कहा गया है शिक्षा के अंतर्गत। ओके ओके, तो कोई आपके स्कूल में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल हैं? जी सर। सबसे पहली बात, जो हमारे स्कूल में बच्चे विकलांग होंगे या जिनको चलने फिरने में दिक्कत होगी उनके लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी है। रैंप बने हुए हैं हर स्कूलों के अंदर ताकि वो हम्म, जा सके। अलग से उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। टाइम टू टाइम जो हमारे क्लस्टर बेस पे सीडब्ल्यूएसएन इंचार्ज होंगे वो स्कूलों में विजिट करेंगे। हम्म, उसके साथ ही सीडब्ल्यूएसएन इंचार्ज जो है स्कूलों में भी रहेंगे। जो भी विशेष फैसिलिटी बच्चों को साथ के साथ चाहिए, वो जो क्लास टीचर उनको टीच कर रहा है वो उनकी हेल्प से उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और टाइम टू टाइम इन लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है इन बच्चों को। या कोई एड्स की इन्हें जरूरत है तो भी वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इनके अलग आपके से स्कूलों में आपकी खेल भी क्लास हो रहे में हैं। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है स्पेशली एबल्ड? सर मेरे क्लास में पिछले साल था, अब नहीं है कोई स्पेशल बच्चा। तो पिछले साल था, तो आप उसको पढ़ाने में आप कोई क्या क्या स्पेशल मेथड्स आपने यूज किए थे? सर वो उसको पढ़ाने के लिए, वो उसको थोड़ा पैर में दिक्कत थी तो उस तरीके से कोई अदर पढ़ाने के तरीके से मेरे को नहीं कुछ ओके करना ओके, पड़ा। तो हाँ, जब हम मेंटल खेल वगैरह में एबिलिटी उसको वाइज, लेके जाते थे। करेक्ट। सो जी मेंटल सर। एबिलिटी वाइज वो बच्चा सही था, जस्ट फिजिकली थोड़ा हाँ सा जी हाँ प्रॉब्लम जी था। हाँ जी, बस उसका ये ध्यान रखना पड़ता था कि जब हम कोई स्पोर्ट्स करवा रहे हैं तो उस बच्चे हम्म, को ऐसा इंफीरियर ना फील हो कि मैं वहां नहीं जा पा रहा। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। तो कैसे ध्यान रखते थे वो? सर जैसे हमने कोई भी भागने दौड़ने वाली एक्टिविटीज, पहले तो मैं एक्टिविटी ऐसे अरेंज करती थी कि वो बच्चा इन्वॉल्व हो सके। जैसे ओके। कि हमने कुछ एक बार हमने एक्टिविटी करवाई थी हम्म, जिसमें हमने बच्चों को कलर्स रखे थे, कलर्स की बॉल्स रखी थी और वो बच्चों को उठा के लेके आनी थी। और उसका एक पार्टनर बनाया था जो उस बॉल को अलग अलग, सारी सब मिक्स कलर की बॉल्स थी, तो वो अलग अलग कलर को अलग मतलब वो करेगा, कैटेगराइज हम्म, करेगा। तो हमने उस बच्चों को, हम्म, दौड़ने वाला अलग ग्रुप का बच्चा रहा और जो उसको अलग करके रख रहा था वो बच्चा वो स्पेशल चाइल्ड रहा। तो उसकी हम्म। इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हमने उस प्ले के अंदर करवाई। ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है। आप सोशल कैपिटल से आप क्या समझते हैं? सोशल कैपिटल। यस। सोशल कैपिटल। सॉरी सर, इस टर्म का मुझे पता नहीं, पर मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, सोशल कैपिटल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग के नाते हम सोसाइटी के लिए कैपिटल की तरह हैं। जहां तक मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ कि जो हमें सोसाइटी से मिला है उसको हमने किस तरह से रिटर्न करना है। ओके, ठीक है। स्क्रीन पे देखिएगा, हाँ जी सर। इसके बारे में आपने सुना है? टी टी आर ई। नो डीएस। सर, सॉरी सर, ये नहीं पता। ठीक है। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो आपने पढ़ी होगी, हाँ जी जेबीटी सर। के लिए भी और बाद में पीजीटी के लिए भी, उसमें हाँ जी सर। बेसिकली क्या क्या सिखाया जाता है उसमें?
चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे है सर। इसमें हम बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, सभी जो एस्पेक्ट है उनको लेके चलते हैं। ओके। साइकोलॉजी जब मैंने जेबीटी के टाइम पढ़ी तो वहां हमने क्या बच्चे को कैसे समझना है, बीएड वाली साइकोलॉजी तो कैसे समझना है, ये दोनों डिफरेंस रहे। एनटीटी वाली साइकोलॉजी कुछ और है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हर एक नीड, हर एक एस्पेक्ट की एक अलग नीड है, और उस नीड को लेते हुए हमने बच्चे को समझना किस तरीके, हर एक एस्पेक्ट अलग बता दिया। जैसे हम एनटीटी की बात करें, नर्सरी टीचर जो ट्रेनिंग को है, उसके यस। अंदर बच्चे को प्री स्कूल से रिलेटेड ये टर्म है एनटीटी वाली। इसमें ओके। बच्चे की शारीरिक, मानसिक जो जरूरतें हैं उन सब के ऊपर टीचर ध्यान रखेगा कि हेल्थ वाइज वो हाइजीन बच्चा कैसे कायम रखेगा, या फिर उसके टीकाकरण हुए हैं या नहीं, इस तरीके की चीजों को वहां इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे जेबीटी वाली साइकोलॉजी थी, उसमें हमने बच्चे के फिजिकल, इमोशनल, हेल्थ वाइज जो डेवलपमेंट की वो चीज ध्यान रखी। और हम जो पेडागोजी पढ़ाएंगे बच्चे को, उस टाइम हम किन एस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, ये सब उसमें था। और जो बीएड वाली साइकोलॉजी थी, थोड़ा सा जहां तक मैंने इसको पढ़ा, इसमें जैसे पेरेंट्स का रोल हर एक बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बदलता है, वैसे ही एक टीचर जो बच्चे के साथ डील कर रहा है, वो उसकी एज अप्रोप्रिएट चीजें जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं उनको समझ के किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेगा, ये चीजें हमें साइकोलॉजी से पता चलती हैं। ओके। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऐसा कुछ बदलाव आने वाला है क्या, या फिर ऑलरेडी वो सब आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है? लगातार सर नए नए जो प्रोग्राम है एनईपी 2020 के, वो लगातार आते ही रहते। जैसे परख, और एक परख प्रोग्राम है सर, उसमें 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है। बच्चे का ऑल अराउंड जो हमने इवेल्युएशन करना है उन सब की बात की गई है। उसके अंदर निष्ठा प्रोग्राम भी था, जिसमें टीचर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग थी वो लग रही थी। टाइम टू टाइम जो भी एनईपी के अकॉर्डिंग जरूरत है वो टीचर्स के लिए प्रोग्राम अरेंज होते रहते हैं सर। निष्ठा की फुल फॉर्म बता पाएंगे आप? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके। और परख का? परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर रिव्यूइंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके। सो दोनों के दोनों जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक बच्चों के लिए, एक जो है एजुकेटर्स के लिए, राइट? सर जो जो हमने निष्ठा किया था वो टीचर्स और हेड्स को की होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आगे जाके उन लोगों ने बच्चों के साथ डील करना है। और जी। परख के अंदर हम इस चीज को बच्चों को इवेल्युएशन 360 डिग्री कर रही हैं। ओके। तो हाँ जी 360 डिग्री एवेल्युएशन में आप क्या क्या, कोई आपने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है उसके रिगार्डिंग, या हाँ फिर जी सर, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कार्ड है कुछ बच्चों के। जी बिल्कुल, उसमें क्या रिपोर्ट क्या कार्ड हम क्या क्या डेटा आपको इनपुट करना होता है हम उसमें? उसके अंदर सर फिजिकल एस्पेक्ट को रखते हैं। बच्चा साफ सुथरा रहता है, बच्चा डीलिंग कर पा रहा है, अपनी बात रख पा रहा है, स्कूल टाइम से आ पा रहा है, क्वेश्चनिंग बच्चा करता है, अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें उसकी कितनी बातचीत हो पा रही है, सारे एस्पेक्ट को हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं सर। हेल्थ वाइज भी जो चीजें हैं, वेट कितना है बच्चे का, सब कुछ सर। ओके। तो आप अभी पीजीटी का आप कर रहे हैं, तो आप पीआरटी हाँ से पीजीटी में जाएंगे, हाँ जी सर। तो क्या आप मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट में आप सेटल हो पाओगे? वहाँ के जो बहुत यहाँ और वहाँ में बहुत काफी अंतर रहेगा। यहाँ बिल्कुल छोटे, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं अभी? अभी मेरे पास बाल वाटिका है सर इस सेशन में। बाल वाटिका क्या होता है? सर ये जो हमारे पास 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट एनईपी में आया है, हम्म। फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत 3 से 6 साल का जो बच्चा रहेगा वो प्री स्कूल में जाएगा। हम्म। सबसे पहले प्री नर्सरी 3 साल 3+ के लिए, उसके बाद यस। नर्सरी 4+, फिर 5+ का बच्चा जो बाल वाटिका में जाएगा, जो कि पहले फर्स्ट क्लास में जाता था, उसके लिए फर्स्ट से पहले एक बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आ गया है सर। ओके। ओके। फर्स्ट में जाने से पहले उसको बाल वाटिका में प्रिपेयर किया जाएगा फॉर फर्स्ट क्लास। ओके। ओके। तो ये बाल वाटिका जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है? हाँ जी, उसके बाद इसको इन्वॉल्व किया गया एनईपी के अंदर। राइट राइट राइट। तो आप अभी बाल वाटिका से सीधा आप अडोलसेंट्स को पढ़ाने जाओगे, तो हाँ जी क्या सर। आपको कुछ चैलेंजेस नहीं फेस होंगे वहाँ पे? सर इनकी ना मैंने कुछ दिन जो बीच में हमारे स्कूल में क्या होता है, एडजस्टमेंट्स लगती रहती हैं, तो हम उन क्लासेस में भी जाते हैं, 9th 10th में भी हमारे पीरियड्स होते हैं सर। हम्म। उनकी और उनकी प्रॉब्लम्स में अंतर तो है, पर हाँ मैं हम्म। तैयार हूँ उस चीजों के लिए। बेहतर करेंगे, मौका मिलेगा तो बेहतर करेंगे सर।
क्योंकि वहां पर जो है, यहाँ पर क्या है कि बच्चे एक बार बोलने से मान जाते हैं। वहां पर एडोलसेंस में खुद बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंज, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, वो चीजों को बिल्कुल सर। समझना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो डिफरेंट रहेंगे जो यहाँ पर हैं आपके पास बच्चे अभी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप उनको कैसे हैंडल कर पाएंगे? सर पहले सिचुएशन जिस तरीके की होगी हम देखेंगे कि कहाँ पे मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी सर चीजें सब। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कि कोटा में या और कहीं पर भी बच्चों को भेज दिया जाता है 8 9 क्लास के लिए ही, और वहाँ पे बहुत ही परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बच्चा बहुत बिल्कुल। एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, काफी सुसाइड केसेस भी देखने आ रहे हैं। तो जी आप क्या बिल्कुल। सुझाव देंगे इस सब को रोकने के लिए? इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? सर पहली बात तो बच्चे पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रखना कि हमने साइंस स्ट्रीम ही रखनी है, हमने मैथ स्ट्रीम ही रखनी है। इस चीज़ को एनईपी में भी अलग कर दिया गया है कि बच्चा हर एक जो है सब्जेक्ट को अब ले सकता है। इस तरीके से कोई प्रेशर नहीं है कि साइंस वाला बच्चा ही आगे आएगा। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, जो बच्चा खेलों में आगे जा सकता है, हमें उस तरफ भी उसका ध्यान करना चाहिए। प्रेशर के बिना स्टडी, हम्म। इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे। और बीच बीच में जब भी मेरे को लगता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक टीचर को बच्चे की हर चीज का पता लग जाता है क्लास में कि बच्चा किस तरीके का है, क्या उसकी थिंकिंग चल रही है, किस तरीके से वो आगे एक्ट कर सकता है या कर रहा है। ओके, तो तो क्या हम गवर्नमेंट ने भी वही। इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप लिया है अभी रिसेंटली? हाँ जी सर। जो ये क्या हमारे स्टेप लिया? कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पे 16+ वाले बच्चे को नहीं रखा जाएगा कोचिंग में। 16 प्लस वाले को? अ, 16 प्लस वाले को नहीं रखा जाएगा? अ, 14+ या 16, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उन नहीं, पे आप पेनल्टी रिकॉल लगेगी। कर पा रहे हैं, लेकिन आप अलग वे में बता रहे हो, उससे नीचे वाले को नहीं रखा जाएगा। हाँ जी सर, सॉरी सर। आप बोल गलत 16 रहे से हो नहीं। थोड़ा। ठीक है, सॉरी सॉरी सर। हम्म। 16 तो से नीचे वाले को नहीं रखा जाएगा। हम्म, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है। हाँ जी सर। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पर बैठती है? चंडीगढ़ में ही बैठती है सर। विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं हरियाणा में? 90 मेंबर्स हैं सर। 90 मेंबर्स हैं। तो जैसे कि जो संसद है हमारी इंडिया की, उसमें राज्यसभा, लोकसभा है, ऐसे स्टेट में भी विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो हरियाणा की विधान परिषद कहाँ बैठती है? हरियाणा में विधान परिषद नहीं है सर। नहीं है? तो और कहाँ कहाँ, किस स्टेट में है विधान परिषद? एक यूपी में है सर, ओके, बिहार यूपी में में, है। ओके। यूपी, महाराष्ट्र, हाँ। कर्नाटक में होगी सर। कर्नाटक में है। ओके, आपको यूपी, श्योर नहीं बिहार, है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय। ओके, कहाँ से हैं ये, जानते हैं आप? नहीं सर, सॉरी सर। ओके, यमुना नदी जो है हरियाणा की, हरियाणा से किस डायरेक्शन में बहती है? पूर्व में है सर यमुना नदी। पूर्व में है। हाँ जी सर। और घग्गर नदी? उत्तर दक्षिण पश्चिम साइड है सर ये। पश्चिम साइड में घग्गर नदी, हाँ। हाँ जी सर। ओके, चलिए, ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं, आप म्यूट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग प्रशांत जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है सर। चलिए, ठीक है। ओके, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने 8th क्लास तक हरियाणा में ही स्टडी की है। उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो मैंने अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से की है। ओके। सीबीएसई बोर्ड से मेरी 10th और 12th है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके ओके। बाद मैंने एमकॉम किया है सर। और करंटली जो है मैं एक 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक एनजीओ में काम करने का। उसमें मैं एज ओके। अ मैनेजर और एज अ टीचर फॉर कॉमर्स मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मेरी बीएड सर 2022 सेशन में मेरा रहा है। उसके बाद 2022 में मैंने स्टार्ट किया है और अब मैं एचपीएससी के लिए तैयारी करता हूँ। ओके, सो आप अभी एनजीओ में कार्यरत हैं पिछले 9 साल से?
सर एनजीओ में 9 साल से मैं कार्यरत था, अभी मैं नहीं हूँ। अभी नहीं है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के काम करती हैं बिना सोशल किसी, वेलबींग के लिए। ओके। तो इनके पास फंडिंग कहाँ से आता है? सर फंडिंग के हमारे पास या एनजीओ के पास डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि हम्म गवर्नमेंट कई सारी एड्स अनाउंस करती है डिफरेंट एनजीओ के लिए डिफरेंट फील्ड में। कुछ हम्म प्राइवेट एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं किन्हीं संस्थाओं के तहत। जैसे एम्स के हम्म, पास अपने रजिस्टर्ड एनजीओ हैं फॉर कैंसर पेशेंट एंड आई डोनेशन कैंप्स के लिए। ओके। उसके अलावा प्राइवेट फंडिंग भी होती है, जिसमें कि जो प्राइवेटली लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है टू डोनेट सम मनी और सम अदर रिसोर्सेज, जो कि यूज हो हम्म, सकते हैं किसी न किसी पर्पस के लिए, जो कि सोशली वेल बीइंग हो। ओके। तो आपका एनजीओ जो था वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए था या ओवरऑल सभी काम देखता था? सर एनजीओ तो काफी फील्ड में था, लेकिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन की फील्ड में ही है। तो आप किसी कहाँ पढ़ाते थे मतलब बच्चों को? सर मैं महरौली, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक एरिया है, यहाँ पर 3 सेंटर्स इनके चलते हैं एनजीओ ओके, के। उस एन खुद के सेंटर हैं? खुद के सेंटर हैं सर। एनजीओ का कंसेप्ट ये था सर कि आज गवर्नमेंट ने एजुकेशन तो फ्री कर दी है, लेकिन ओके आज के टाइम में स्कूल बहुत सारी चीजों में लैग कर रहे हैं। और ओके। वो फीसिस का फाइनेंशियली जो एक रेस्ट्रेन प्रोवाइड करती है आज की एजुकेशन, वो ये है कि ट्यूशंस बहुत महंगे हैं, और आज के टाइम में बिना ट्यूशंस के सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए। हम्म तो एनजीओ का कंसेप्ट ये था सर कि 1 रुपया मंथ की फीस में उनको कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा हम स्कूल्स में जाकर, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर भी उनको एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर एक रेमिडियल क्लासेस के तौर पर प्रोवाइड करते थे। ओके, मतलब आप काइंड ऑफ ट्यूशन सेंटर आपका चलता था? काइंड ऑफ ट्यूशन सेंटर, यस सर। ओके ओके ओके। तो आप किस क्लास के बच्चे को पढ़ाते थे? सर मैंने 9th to 10th को जो है सोशल साइंस पढ़ाई है कुछ टाइम के लिए, लेकिन मेरा जो मेन वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो 11th 12th के साथ अकाउंट्स और बीएससी एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट को मैंने देखा है सर। ओके। तो आपको वहाँ सैलरी भी मिलती थी? सर जी सर, रजिस्टर्ड एनजीओ है तो उनको अपने टीचर्स को सैलरी भी देनी होती है, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आपका प्री डिसाइडेड होता है चीजें। कम ओके। होती हैं लेकिन प्री डिसाइडेड होती हैं। तो आपको, ओके ओके। तो उसमें जो है वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके एनजीओ जो था, क्या आपको पता था उसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? फंडिंग कहाँ से आती थी? क्या फॉरेन से भी फंडिंग मिलते थे आपके एनजीओ को? सर फॉरेन से फंडिंग करने के लिए आपको एफसीआरए रजिस्टर्ड जो फॉरेन कैपिटल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है वो जरूरी होता है 12AA के हम्म अंतर्गत, जो कि हम्म हमारे पास नहीं था। तो हमारे पास फॉरेन से कोई फंडिंग नहीं होती थी। मोस्टली जो हम्म फंडिंग होती थी वो या तो किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के एमएलए एमपी फंड के तहत या फिर हम्म, प्राइवेटली, 90% प्राइवेटली। ओके। मैं फंडिंग ली। एफसीआरए क्या होता है? सर एफसीआरए एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है डिफरेंट एनजीओ को, हम्म कि वो बाहर से, मतलब किसी अदर कंट्री से वो ले सके, फंड ले सकें सर। एफसीआरए का फुल फॉर्म? सर एफसीआरए की फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था सर, और ये शायद से 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एमिट किया गया था। हम्म। जी सर। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉरेन से फंडिंग ले सकते हैं? जी सर, अंडर द रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें क्या कुछ कंडीशंस हैं कोई ऐसा जो उसको स्पेशली फॉलो करने पड़ेंगे, या कोई भी एनजीओ ले सकता है? नहीं सर, उसमें कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। सबसे बड़ी कंडीशन हम्म, उसमें है आपके पास 12AA का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ओके, और उसके चलो वो ले अलावा लिया, आपका उसके बाद? उसके अलावा आपको 3 साल की आईटीआर सबमिट करनी होगी उसमें, जो भी ठीक आपकी है, रिकॉर्ड थी। वो भी एनजीओ कर को देंगे, उसके अलावा? एनजीओ को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स हैं, वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने होंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के तहत उसको रजिस्टर करवाना होगा, नीति आयोग के तहत। नीति आयोग के तहत, ओके, नीति चलो आयोग। ठीक है, रजिस्टर हो गया। उसके अलावा कोई और कंडीशन?
सर उसके अलावा एक कैपिटल कंडीशन थी वर्क की, वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। तो जो पैसा आएगा उसको खर्च करने का वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? सर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम्म। लेकिन उन रेस्ट्रिक्शंस में आपकी वर्किंग रेस्ट्रिक्शंस से लेकर आपके प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस तक भी आती है। मतलब गवर्नमेंट भी जो है आपको रेगुलेट करती है कि आपको कौन सी हम्म। पूंजी कितनी कहाँ पर किस एरिया में आप खर्च कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि काफी एनजीओ क्या करते हैं कि फंडिंग लेके और फिर दिखा देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो जी मोटा सर। खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं और उसको कहीं और साइफन ऑफ कर देते हैं। सर उसमें सबसे बड़ा रूल ये था कि आपको 1,000 रुपए से कोई भी अगर बड़ी अमाउंट आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए वाउचर और रिटर्न ऑर्डर लगाना होगा। पहले ये एक लिमिट जो थी ये 10,000 की थी सर। हम्म। अब 1,000 रुपीज की है। अब 1,000 रुपीज से ऊपर की कोई भी अमाउंट आप अपने अकाउंट से, जो एनजीओ का रजिस्टर अकाउंट है, उसी से ही जी कर सर। सकते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है। ओके, इसके अलावा भी कंडीशंस हैं जो रिसेंटली 2 साल पहले या 1 साल पहले न्यूज में थी, आप एक बार देखिएगा। कि एक तो इनका जो बैंक अकाउंट जो है वो कहाँ होना चाहिए। ठीक है, बैंक और अकाउंट के ऊपर भी एक कंडीशन है। इसका- और उसके अलावा इनको स्पेंडिंग पे भी कंडीशन है। 2-3 कंडीशंस हैं जो आप एक बार थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि जी आप सर एनजीओ से जुड़े बिल्कुल। हैं तो ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सर उसमें एनजीओ का सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक होता है वो फंडिंग का होता है। जी ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई रिसेंटली कोई एनजीओ का फंड एफसीआर लाइसेंस कैंसिल किया गया है क्या, जो सब बहुत काफी सारे न्यूज में था। एनजीओ का किया गया था। उसमें जो सबसे बड़ा था वो रिसेंटली जो दिल्ली में एक शाहीन बाग में जो हुआ था, नहीं, उसके क्या बाद से कोई कोई गवर्नमेंट ने कोई एनजीओ जो किसी पॉलिटिशियन से लिंक था, ऐसा कोई था? सब पीटीआई करके एक एनजीओ नहीं था सर, लेकिन एक गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो रिलीजियस चीजों को देख रही थी, फॉर द ओके ओके, चलिए। माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है। ये बताइए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सब फिस्कल डेफिसिट जब हम एक डेफिसिट को दिखाता है जो कि जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या जो हम बाहर, उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोल देते हैं। टोटल हमारी स्पेंडिंग्स का और हमारी इनकम के बीच का गैप जो कि नेगेटिव में हो, उसको हम फिस्कल डेफिसिट एक फाइनेंशियल ईयर में कह सकते हैं सर। और रिवेन्यू डेफिसिट? सर रेवेन्यू डेफिसिट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम का जो डिफरेंस होगा जो कि नेगेटिव हम्म। में हो, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं सर। और फिजिकल डेफिसिट में क्या बताया आपने, रिपीट करेंगे? सर फिस्कल डेफिसिट में हमारी टोटल जो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो हमारा स्पेंडिंग्स में और इनकम में होता है, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आ जाते हैं। जबकि हाँ। रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, सो यू मीन्स टू से फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू, राइट? यस सर। ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? सब सब प्राइमरी डेफिसिट हमारी जो एक एक्सपोर्ट, सब प्राइमरी डेफिसिट को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, सोचा। ओके ओके ओके। सो अभी रिसेंटली बजट आया था, वो आप देख पाए हैं? सर मैं अभी बजट के बारे में नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं पिछले एक महीने से काफी सारे कामों में बिजी था। तो मैं आज से ओके। अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बजट हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, थोड़ा बहुत बजट के बारे में? सब बजट हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 80, 80 तो राज्यसभा में आता है सर। इसके बारे में अभी नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। घोसी की पहाड़ी हरियाणा में कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? सर ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर ये जो, सर हरियाणा जीके में नहीं अभी। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर वो हैं रामविलास शर्मा, जहां तक मेरे को याद है सर। ओके ओके। और फाइनेंस मिनिस्टर? सॉरी सर अभी। ओके। किस जगह को दिल्ली का प्रवेश द्वार कहा गया है?
सर दिल्ली गेट को। दिल्ली गेट को? कहाँ है दिल्ली गेट? हम्म, सर ये कश्मीरी गेट जो आईएसबीटी है यहाँ पर इसको दिल्ली गेट कहा गया है सर। ओके। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी के लिए तो सर जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के पास ये हम्म मिनिस्ट्री है। इससे हम्म। पहले जो थे वो मनीष सिसोदिया जी थे। ओके। सो दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? सर दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं वो अ, अ, सर एमपी तो 10 होते हैं। एमएलए अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। सर टोटल नंबर ऑफ एमएलए शायद से कुछ 40 के अराउंड होते हैं। ओके, 40 के अराउंड सर होते हैं। ठीक 70 है। 70 70 कंफर्म सर 70। सोशल कैपिटल क्या होता है, आपको पता है? सर क्योंकि सोशल आप एनजीओ में कैपिटल। रहे हैं तो आपको इसके बारे में आई थिंक पता होगा। सर सोशल कैपिटल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके तहत हम लोगों को उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप समाज में जब रह रहे हैं, समाज के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो आपको समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर होना चाहिए, जिसके तहत आप समाज के लिए जो अच्छा हो, जो दूसरों को कोई हानि ना पहुंचाए, ऐसे काम को करने के लिए आपको आपके जो टेक्निकल या जो स्किल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि एक कैपिटल का काम करे, ना सिर्फ आपके लिए, आपके समाज के लिए भी। ओके। और सोशल ऑडिट क्या होता है? सर सोशल ऑडिट एक तरीके का हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक लोअर वर्जन हम कह सकते हैं इसको, जिसमें सोशली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम उसको किस हद तक पूरा कर रहे हैं, इस बात के बारे में बात की जाती है। तो इसमें ऑडिट जैसा कुछ नहीं होता है? सर आई थिंक इसमें ऑडिट सिर्फ नाम के लिए यूज किया गया है। सोशल हम्म। ऑडिट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है कि हम कितनी पूरी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, या हमारे कामों का क्या असर हो रहा है। एक स्कीम मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, एमजी नरेगा, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्कीम थी जिसमें कि हम्म 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट किया गया था, गारंटेड किया गया था रूरल एरियाज में। हम्म। और इसमें जो रूरल एरियाज में जो काम हो रहे थे वो वहीं के जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको इन्वॉल्व कर कर उनको एम्प्लॉयमेंट देकर उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये एक योजना थी सर। ओके, तो मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है? सर इसके क्राइटेरिया हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया जो है वो स्टेट वाइज हैं, ओके। एरिया वाइज हैं मतलब। तो मतलब कोई एग्जांपल बताइए कि मतलब हरियाणा में अगर एमजी नरेगा चल रही है तो उसके लिए क्या कोई कंडीशन है ज्वाइन करने के लिए, या कोई भी कर सकता है? सर हाँ जी, वो कंडीशन मेरे को अभी नहीं याद होगी सर, मतलब मैं उसको ओके, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। एक स्कीम आई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, जी सर। आपको पता है उसके बारे में? जी सर। क्या बेनिफिट्स होंगे उसके? सर उसके बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि जो एक बहुत जिसके कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को हम कह सकते हैं कि जो काम के लिए अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वो वहां पर अपने राशन कार्ड का यूज करते हुए जो बेसिक एमिनिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें प्रोवाइड कर रही है वो उसका यूज कर सकते हैं, उसको अवील कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले आप जहां पर रजिस्टर्ड हैं, जहां का आपका एड्रेस है, आपको वहीं पर राशन की फैसिलिटीज मिलती थी। हम्म। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपने राशन कार्ड से अगर किसी दूसरे स्टेट में भी है तो वहां पर भी आप पीडीएस सिस्टम से अपना जो राशन है वो ले सकते हैं। ओके। पीडीएस सिस्टम जो है उसमें क्या अभी रिसेंटली कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई बदलाव आए हैं? सर उसमें इम्प्रूवमेंट ये आए हैं कि राशन की जो लिमिट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि कोविड महामारी के दौरान एक्सटेंड किए गए थे उन्हीं को जारी रखा गया है। हम्म उसमें आइटम्स को बढ़ा दिया गया है। और हम्म। जो पहले मट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं केरोसिन ऑयल, उसको बंद कर दिया गया है। हम्म। अभी तो सर यही है। नहीं तो उसमें कुछ और बदलाव, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के, तो मतलब उसमें घोस्ट बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा होते थे, तो उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं?
तो उनको एलिमिनेट करने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफी प्रयास किए हैं, जिनमें कि कैसे? सबसे बड़ा ये रहा है कि जो गांव के जो प्रधान हैं, जो तहसीलदार हैं, उनकी पावर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। राशन के मामले में उसको डायरेक्ट ओके। कर दिया गया है, जो कि पहले काफी राशन के मामले में काफी पावर प्रधान और या जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास थी, हम्म। लेकिन अब उसको हम्म। वहां से हटाकर तहसीलदार और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लोग होते हैं उनको दे दिया गया है, और वो काफी सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है बाय फिंगरप्रिंट सेंसर। ओके, तो इसमें बेनिफिशियरीज की पहचान कैसे की जाएगी? सर इसमें बेनिफिशियरीज की जो पहचान है वो गवर्नमेंट काफी सारे रूल्स के तहत करती है, जिसमें कि उनकी एनुअल इनकम को देखा जाता है, और उनकी जो टैक्स एक लाइबिलिटीज होती हैं। डीबीटी स्कीम है, डीबीटी, डीबीटी बहुत सुना है। डीबीटी क्या होता है? सर बी सर एक बार बोलेंगे प्लीज। स्क्रीन पे देखिए, डीबीटी सर डीबीटी ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है इसमें? सर इसमें डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है टू द बेनिफिशियरी विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, जिसमें कि पहले इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट करने का काम किया जाता है, जिससे कि वो जो गोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं उनको हटाया जा सके। कैसे हटाया जाएगा? सर जब गवर्नमेंट से डायरेक्ट मेरे खाते में सब्सिडी आएगी, तो वो कनेक्शन बीच में जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जिनको कि पहले मुझे पेपर वर्क के लिए या फिर डिफरेंट और अपने काम करवाने के लिए, जो उनका एक तरीके से उनकी तो मनोहार जो करनी डीबीटी का पड़ती है। यूज किस किस स्कीम में किया जा रहा है? कोई स्कीम आप बता पाएंगे, कोई याद कर पा रहे हैं जिसमें आपने देखा हो सर कि डीबीटी का यूज हो रहा है? गैस सब्सिडी सर, जो ओके। एलपीजी गैस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, उसमें डीबीटी का यूज किया जाता था। ओके, और कोई स्कीम? सर उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे जो वजीफे जो देती है स्कॉलरशिप, उनमें भी अब डीबीटी का यूज किया जाता है। एक पीएम किसान स्कीम है। पीएम किसान स्कीम, जी सर। क्या है उसके बारे में कुछ सर बताइए। पीएम किसान स्कीम, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई थी, और किसानों के लिए बेसिकली ये एक स्कीम थी, हम्म। जिसमें कि 6,000 रुपए की उनको एक एनुअल किस्त दी जाती थी, जो अ, जिससे कि वो अपनी बेसिक जरूरतें जो हैं खेती की उसको पूरा कर सकें। ओके। इसको सम्मान निधि कुछ कहते थे सर। ओके, तो आप दिल्ली में रहते हैं, तो विंटर्स में बहुत पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये जी प्रॉब्लम विंटर में ही क्यों होता है, बाकी किसी सीजन में क्यों नहीं होता है? सर, पॉल्यूशन तो सारे साल ही ऐसा रहता है, लेकिन हम्म। विंटर्स में हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से वो पॉल्यूशन नीचे की तरफ आ जाता है, इसीलिए हमें ज्यादा दिखता है। हवा की डेंसिटी कम हो जाती है विंटर में? अ, सर शायद मैंने उल्टा बोला है। हम्म। ओके ओके भैया, बताइए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सर उसके अलावा काफी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनमें पराली का जो जलाने का जो काम होता है, उसका धुआं भी यहाँ पर आता है। तो उसका धुआं दिल्ली में ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता जम्मू कश्मीर की तरफ? सर ऊपर तो हिमालयन रेंज की वजह से और हवा इधर की तरफ होने की वजह से इसका इफेक्ट होता है सर। तो फिर हवा इधर की चल रही है तो दिल्ली में ही क्यों रुकता है? फिर आगे यूपी बिहार की तरफ चला जाना चाहिए, एमपी में चला जाना चाहिए। सर उधर भी जाता है, लेकिन उसकी बात उतनी नहीं की जाती जितने की दिल्ली की जाती है, हम्म। फॉर बीइंग अ कैपिटल। हम्म। तो कोई और पोल्यूशन रीजन है जिसकी वजह से पता चले कि यहाँ पे ज्यादा क्यों हो रहा है? सर उसके तो पैरामीटर्स कि भाई कितना पोल्यूशन किस कॉज की वजह से हो रहा है। मेन पोल्यूशन का जो कॉज है वो सब मेरे हिसाब से तो व्हीकल्स हैं। ओके। व्हीकल से कौन सा पोल्यूशन होता है? मतलब एयर सर पोल्यूशन में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आते हैं? सर PM10 और PM2.5। क्या होता है ये PM10 और PM2.5? सर इतना सर ये नहीं बता पाऊंगा मैं अभी। ओके। तो ये जो पराली जलाने की बात कर रहे हो, तो क्या इसके रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन निकाला है? सर काफी सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं, जिनमें एक सॉल्यूशन ये था कि किसानों को जो है उसके एवज में कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो उसको उस वेस्ट को अ, अच्छे से एलिमिनेट कर पाएं। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, जिसमें कि उनको यूजफुल तरीके से, जैसे जो प्लेट्स बनाने का काम उससे किया गया था। उसके हम्म। अलावा IIM बेंगलोर में
एक सर आईआईटी था सर कोई, उसमें एक केमिकल, स्पेशल टाइप के केमिकल बनाया गया था जिससे कि हम वेस्ट को उस खेत में ही ऐसे नष्ट कर सकें कि वो खेत में एक उर्वरक का काम करे, ताकि उसे ओके जलाना ना पड़े। ओके जी, आईआईटी ने बनाया था ना? जी सर। ओके ओके, हाँ चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। हाँ गुड जी, हाँ इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग। यस, बताइए अपने बारे में कुछ। सर 2010 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, एंड 2012 में सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है सर, फ्रॉम एमडीयू रोहतक सर, ओके, एमडीयू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद? सर आफ्टर दैट मैंने कुछ नहीं किया है, और अभी फिलहाल सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब ओनली। ओके, सो सिंस 2012 आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? यस सर। सर 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड और एचटेट, तो बस यही है सर। तो आप फिर उधर पीएचडी वगैरह में एडमिशन नहीं लिया आपने? नो सर। क्यों? सर बस फैमिली इशू था सर स्टार्टिंग में तो, और आफ्टर मैरिज सर नहीं कर पाई मैं। ओके ओके, यस सर। ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा। यस सर। इसके बारे में आपने सुना है? सर ये ट्रेड से रिलेटेड है। ये जो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनका डिस्काउंटिंग स्कीम के अंडर आता है सर। ये एक स्कीम है ट्रेड क्या रिलेटेड स्कीम है? इन्वेस्ट। कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको? सॉरी सर, नहीं पता? नो सर। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिटवीन 2 पर्सन होता है। सर एग्जैक्टली नहीं पता सर, सॉरी सर। ओके, स्क्रीन पे देखिएगा। थ्री यस सर। कॉलम कैश बुक क्या होता है? सर 3 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। एक कैश का होता है, अनदर वन बैंक का होता है, और एक डिस्काउंट कॉलम होता है सर, जिसके अंदर कैश की जितनी भी डीलिंग होती है वो हम कैश कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, और बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है वो हम बैंक कॉलम में, और सर कोई भी डिस्काउंट हम देते हैं या लेते हैं तो वो सर डिस्काउंट कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है। ओके ओके, जो अनपेड डिविडेंड होता है किसी कंपनी का, यस सर। उसका डिविडेंड का क्या किया जाता है? क्या उसके लिए कोई प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने? सर जो अनपेड डिविडेंड है उसके लिए तो सॉरी सर। एक पब्लिक कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? सर 7। 7? यस सर, ओके, मिनिमम 7 सर। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, आपको पता है? सेक्शन 8, नो सर। नहीं पता। जो कंपनीज एक्ट है वो किन किन फर्म्स पे लागू नहीं होता है? सर 1 पर्सन कंपनी, एक डोरमेंट कंपनी, और सर 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? सर 1 पर्सन कंपनी है जो अपना कंपनी एक्ट 2013 सर, जो नया एक्ट आया है 1956 के बाद सर, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, तो उससे रिलेटेड जो भी तो रूल्स अभी तो वगैरह। आप बोल रहे थे कि वो एक्ट उस पे लागू नहीं होता, और फिर आप बोल रहे हो उस एक्ट में ही इस चीज के बारे में बताया गया है।
सर शायद मैंने क्वेश्चन गलत सुना है। तो 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप, ये दोनों सेम ही चीजें है ना। एक ही आदमी कंपनी बना रहा है, एक आदमी प्रोप्राइटर होता है। तो कोई प्रोप्राइटर जो है वो अपनी कंपनी को या अपनी फर्म को 1% कंपनी में कन्वर्ट क्यों करना चाहेगा? सर जो सॉरी सर। एक स्क्रीन पे देखिएगा, यस सर। वेजरिंग एग्रीमेंट, ये क्या होता है? आपने सुना है इसके बारे में कभी? नो सर। एमएसएमई जो कंपनी है, यस सर। उसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये क्या होती है? इसमें क्या क्या डिफरेंस है? किस कंपनी को माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे? कैसे पता चलेगा? इसकी कुछ कंडीशंस होती है सर, जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है और जो इन्वेस्टमेंट होती है इनकी, उसके अकॉर्डिंग इनको बाइफरकेट किया गया है सर। ओके, तो क्या आपको पता है किस किस स्मॉल के लिए कितनी लिमिट है, माइक्रो के लिए कितनी है? सर स्मॉल के लिए तो 25 लाख तक की है, और 25 लाख से अबव सर वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। जहां तक मेरा है सर वो 1 करोड़ है, 25 लाख टू 50 लाख और 50 लाख टू 1 करोड़। ओके, डिबेंचर क्या होता है मैडम? सर डिबेंचर होते हैं, जैसे कोई कंपनी है और उसे अननोन पब्लिक से यदि वो पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो एज अ लोन के रूप में जब वो पैसा लेती है, जिसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है और फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पर कंपनी अपना डिबेंचर इशू करती है और उसके बदले में पब्लिक से फंड कलेक्ट करती है। तो उसमें कितना भी फंड कलेक्ट कर सकती है, कोई लिमिट होती है? सर लिमिट होती है और टाइम पीरियड फिक्स होता है। कितनी लिमिट होती है किसी कंपनी के लिए? सर लिमिट तो एग्जैक्टली नहीं पता। ओके, जैसे कि आप बेसिकली पढ़ते आए होगे B2B या B2C, ऐसे एक यस सर। C2C भी होता है क्या? यस सर, कस्टमर टू कस्टमर सर। तो उसमें कैसे कस्टमर टू कस्टमर, कैसे, मतलब कोई एग्जांपल बता पाएंगे आप? सर जैसे OLX है, ओके। या अपनी कोई चीज OLX पे डालेंगे, और कोई भी आप अपनी टेनेंट किराए पे कुछ अपना चीज देना चाहते हैं, तो सर ये होती है कस्टमर टू कस्टमर डील। सो विलेज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है? सर डिफरेंस तो नहीं पता, बट लगभग दोनों सेम ही है। अपना जो हरियाणा स्टेट है वो यमुना नदी के किस दिशा में है? उत्तर सर। उत्तर में। ओके। और घग्गर नदी हरियाणा के किस डायरेक्शन में बहती है? सॉरी सर। हरियाणा की गवर्नर कौन है? सर बंडारू दत्तात्रेय, श्रीमान ओके। बंडारू। यस सर। और हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर? श्रीमती सीता निर्मला सीतारमन। हरियाणा की? सर हरियाणा के नहीं। हरियाणा का नहीं पता? नो सर। क्या हरियाणा में डेप्यूटी सीएम भी है क्या कोई? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? सॉरी सर, नो आइडिया सर। आपको आइडिया नहीं है? नो सर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेड ऑफिस कहाँ है? सर भिवानी। भिवानी में है। हरियाणा में एमएलए की सीटें कितनी हैं? सॉरी सर। दिल्ली का प्रवेश द्वार किस जगह को कहा गया है?
सॉरी सर। सूरज कुंड मेला जो है कहाँ लगता है हरियाणा में? सर फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। तो इस बार जो सूरज कुंड मेला लगेगा उसमें थीम स्टेट कौन सा होगा, आपको मालूम है? नो सर। ओके, उसमें एक थीम स्टेट होता है, एक थीम नेशन होता है। तो यस सर। आपको नहीं मालूम है? नो सर। अभी जो रिसेंटली बजट पास हुआ है उसके बारे में आपने पढ़ा है कुछ? नहीं सर, आपका सेशन ज्वाइन किया था बट कंप्लीट नहीं हो पाया था सर, वो मैंने बीच में ही ज्वाइन किया था तो नहीं देख पाई सर मैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिशिट सर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है कंट्री का और टोटल जो इनकम है कंट्री की, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज फिजिकल डेफिशिट। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट सुना आपने? यस सर। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट होता है सर, जो गवर्नमेंट की जितनी भी मतलब यस प्लीज। सिर्फ प्राइवेट अथॉरिटी को सौंप देना, जैसे इन जो प्राइवेट चीजें हैं उनको गवर्नमेंट के अंदर दे देना, या गवर्नमेंट की कोई चीज है तो उसको प्राइवेट में, कोई इन्वेस्टमेंट है तो अपना मतलब जो शेयर है वो विड्रॉ कर लेना एक तरीके से। अपना शेयर क्या कर देना? सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आईपीआर क्या होता है? सर ये आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं सर। इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? इसमें कॉपीराइट आता है और अपना पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं सर। क्या जीआई टैग भी एक तरीके का आईपीआर है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी इसी में इंक्लूड है सर। ओके। जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता बट शायद 20 years के लिए है। क्या आपने हरियाणा में कोई जीआई टैग प्रोडक्ट है? नहीं पता सर। नहीं पता। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। ठीक है मैडम, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने 12th क्लास 2014 में की थी, देन ग्रेजुएशन 2017 में, मास्टर्स 2019 में और बीए 2021 में। राइट नाउ सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर HPSC एग्जाम्स। ओके, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर अभी नहीं, पहले मैंने बीच में सर एक स्कूल ज्वाइन किया था, 2 years के लिए मैंने 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया था, कॉमर्स फील्ड। उसके बाद सर एग्जाम के लिए ड्रॉप लिया था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे? हाँ जी कौन सी बुक से पढ़ाते थे आप? सर, DK गोयल डीके गोले। अकाउंटेंसी। एनसीईआरटी नहीं हाँ जी। पढ़ाते थे? नहीं सर, ऐसा एक्चुअली क्या यहाँ है पे सर, उस बुक में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है? सर मोस्टली स्कूल्स में यहाँ पे DK गोयल ही यूज होती है। बाकी सर कुछ क्वेश्चंस, जैसे अगर बच्चे कोई डाउट लाते हैं तो हम उसको मतलब उसमें से बच्चों को डाउट्स क्लियर कर देते हैं, बाकी सर यूज नहीं होती। नहीं देखो, जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उस बुक से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्या रीजन है? आप टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन सी बुक अच्छी है। हाँ जी सर, DK गोयल में सर एक चीज मुझे मुझे अच्छी लगती है, उसमें क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे जैसे 50 क्वेश्चंस है ना, तो सेम 50 इलस्ट्रेशंस है, जैसे एक इलस्ट्रेशन है उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो जिससे क्या ओके। होता है, बच्चे अगर हम एक, मैं ऐसे पढ़ाती थी, बच्चे को इलस्ट्रेशन बता दिया, हम्म उससे क्या होता है सेम क्वेश्चन वो बच्चा ट्राई कर सकता है। हम्म मतलब हम्म, जैसे सिर्फ डिजिट्स चेंज होती है, तो जिससे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ओके। कुछ हम भी इसी से ही पढ़ाई की है हमने भी अपने टाइम में। ओके। हाँ जी सर।
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है कुछ भी अमाउंट की, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यूजुअली इसमें अमाउंट ज्यादा होता है, और ये अनऑर्गेनाइज मार्केट में ये चीज देखी जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और इंटर कॉर्पोरेट लैंडिंग में कोई डिफरेंस है क्या? सॉरी सर, ये नहीं बता पाऊंगी मैं। ओके। किसी भी कंपनी का जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है, हाँ जी उसका क्या करना होता है? उसके लिए कोई प्रोसीजर है क्या कोई? सर, उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं शायद, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। कौन सा रिजर्व? कोई रिजर्व बना क्या उसके लिए? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वो कौन मेंटेन करता है उसको? कंपनी मेंटेन करती है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ओके, हर कंपनी अपने पास एक एक कैपिटल रिजर्व रखेगी, उसके अंदर डाल देगी, हाँ? हाँ जी सर, जो फिर उसका बचा क्या हुआ होता करेंगे? है सर, उसको फिर हम यूज करते हैं कहाँ पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, या फिर सॉरी सर। एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और एक कंपनी, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर बेसिक मोटिव तो चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है पब्लिक वेलफेयर, हम्म। और जो कंपनी है उसका, आप सर कौन सी कंपनी बोली, प्राइवेट कंपनी कोई भी कंपनी? मैंने कंपनी बोला सिर्फ। हाँ जी सर, तो चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन मोटिव हो गया लोगों का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर करना, और हम्म। कंपनी का मोटिव हो गया प्रॉफिट अर्निंग। मेन तो सर डिफरेंशिएशन यही है। उसके बाद सर वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है। सर हम्म। एनजीओज में ये शायद पॉसिबल नहीं है कि वो शेयर्स इशू कर सकते हैं। एक जीरो कूपन बॉन्ड का कंसेप्ट आया था, हाँ जी। आपको पता है उसके बारे में? हाँ जी सर, उसमें हम क्या होता है, जैसे जो हमारा नॉमिनल फेस वैल्यू होती है उसके अंडर प्राइस हम कोई भी जो सिक्योरिटीज है उसको इशू करते हैं। मान लो 1000 की, हमारे ₹1000 की हमारी कोई सिक्योरिटी है, तो मैं उसको 900 में इशू कर दूं। उसके बाद जब उसकी रीपेमेंट होती है तो हम 1000 में ही कर देते हैं। जो 100 का ये अमाउंट होता है ना, यही इंटरेस्ट रेट माना जाता है। इसके ऊपर कुछ अमाउंट चार्ज नहीं होता, इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें फिर जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो कूपन, कूपन क्या होता है? जीरो मीन्स सर इंटरेस्ट कूपन। सर जो ये रेट होता है हमारा, जैसे डिबेंचर है 10% डिबेंचर, तो ये 10% जो होता है ये हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। तो सर हम्म। जीरो मीन्स कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो जो फेस वैल्यू होता है उससे थोड़ा सा कम अमाउंट में हम इसको इशू करते हैं। मतलब बेनिफिट तो उसमें मिलेगा ना बंदे को, हाँ हाँ सर, खरीदने वाले बेनिफिट को? मिलेगा, हाँ जी, तो क्या खरीदने वाले को चैरिटेबल, बेनिफिट मिलेगा। क्या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह ऐसा कुछ बॉन्ड वगैरह इशू नहीं कर सकते? सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो कंपनीज एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन है? सर सेक्शन 82 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर सर। जो ट्रस्ट होते हैं, हाँ ट्रस्ट के जी। लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया गया था। यस सर। कब बनाया गया था? कुछ आइडिया है उस एक्ट के बारे में आपको? नो सर। सोसाइटीज एक्ट कब बनाया गया था? 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? से जिसमें लोग वेलफेयर, आपस में एक वॉलंटरली एक ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें वेलफेयर के लिए प्लस प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जाता है, बट बेसिक मोटिव उनका वेलफेयर होता है। जैसे अगर हमने एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है, तो उसमें हम्म। क्या होता है, कंज्यूमर्स, जैसे कंज्यूमर कई बार एक्सप्लॉइट हो जाता है, बाहर उसको ज्यादा रेट में सामान मिलता है, तो वो सोसाइटीज क्या होती है आपस में फंडिंग करके बल्क में सामान खरीद लेती हैं और उसको कम रेट में उसको बेचती हैं, जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। हम्म। और और अलग सेल्फ, अलग प्रकार सेल्फ की हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव्स। क्या होता है? आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? नहीं सर, सॉरी। SHG बोलते हैं, जिसके बारे में इस बार बजट में, हर बार बजट में काफी ध्यान दिया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पता है?
नहीं सर, सॉरी सर। इस बार अगर आपने रिपब्लिक डे का परेड देखा होगा या फिर हमारा बजट है, उसमें भी एक चीज पे बहुत जोर दिया गया है, डीपीआई। क्या डीपीआई के बारे में आपको पता है क्या होता है? हाँ सर, एक सेकेंड। डायरेक्ट पेमेंट समथिंग है सर ये। ओके। पीएम किसान स्कीम के बारे में आपने सुना है? सर सुना तो है। ये फिर थोड़ा बहुत। सर इसमें कुछ अमाउंट किसान के, आई थिंक 6,000 अराउंड किसान, हाँ, किसानों को दिया जाता है जिससे वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। सर थोड़ा बहुत ही रिकॉल हो पा रहा है। डेली एक्सपेंसेस जैसे कि रोटी कपड़ा मकान? नहीं नहीं सर, जो उनके अपने फार्मिंग से रिलेटेड है। ओके। कोई कोई बता सकते हो किस क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं फार्मिंग में? न- नहीं सर, नहीं बता पाऊंगी। ओके। हरियाणा में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है? नहीं पता सर। आईपीआर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या सर होते हैं जिसके ये? अंदर ये कॉपीराइट्स वगैरह हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, जो हमें हमारे जो इनोवेशंस हैं या जो हमारी नई मतलब जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई हमारी चीजों को कॉपी ना कर सके। कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ओके। तो एक टर्म है TREDS, स्क्रीन पे देखिएगा। हाँ इसके जी बारे में सर। आप क्या जानते हैं? सॉरी सर, नहीं पता। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जानते हैं आप? हाँ जी सर, श्री कंवर पाल कंवर पाल गुज्जर सर जी। कौन? और फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। ओके। और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। तो इस बार जो बजट आया था, बजट आपने पढ़ा है कुछ? क्या हाँ क्या जी है सर, बजट में? थोड़ा बहुत थोड़ा सर बहुत पढ़ा है पढ़ा मैंने। है। हाँ जी। तो हमारा इस बार बोल रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो हाँ जी 5.8 से 5.1% एक्सपेक्टेशंस हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सर, फिजिकल डेफिसिट बेसिकली जब हमारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं हमारे खर्चों से। ओके। हाँ, जैसे जो बेसिकली जैसे मैंने आपका सेशन भी देखा था तो उसमें था टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स को हटा दे तो वो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, जो हमारा इस टाइम है अराउंड 5.1% ऑफ जीडीपी, 16.86 लाख करोड़। अभी है नहीं, वो एक्सपेक्टेड है कमिंग हाँ ईयर में। ओके। एक्सपेक्टेड, हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में क्या फर्क होता है? हम्म, जस्ट वर्ड्स को पढ़िए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी सर। ऐसी कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं जो डेट क्रिएट करती हैं और ऐसी कौन सी हैं जो डेट क्रिएट नहीं करती हैं? सर जैसे कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ओके। हमारे पास पैसा आता है बट वो हमारी डेट नहीं है। बट अगर हम ओके। उधार लेते हैं तो वो हमारी डेट होगी जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर जब हम जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमने एसेट्स ले रखी हैं, उनको सेल करना, या सेल कहीं पे करना। जैसे गवर्नमेंट ने पैसा, हाँ जी। तो अभी रिसेंटली कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट किया हो? नो सर। ओके। रिसेंटली एक स्कीम आई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें एक कंसेप्ट था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? नो सर, सॉरी सर। पीएम गति शक्ति स्कीम है, उसके बारे में आप जानते हैं?
नो सर। हरियाणा अपना जो स्टेट है वो यमुना नदी के किस दिशा में पड़ता है, किस डायरेक्शन में है? सॉरी सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हरियाणा स्टेट यमुना नदी के किस डायरेक्शन में पड़ता है? एक सेकेंड सर। सर ईस्ट, सॉरी सर, वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में। हाँ जी। और हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपको पता है? हाँ जी सर, मोरनी हिल्स, मोरनी एरिया जो है सर, जो ओके। हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर पे है सर। ओके, तो पीक पीक का 4800। नाम आपको नहीं पता? नहीं सर। कितना हाइट है वो आप बता सकते हैं? 4813 किलोमीटर। 4813 ना। ओके। हाँ जी। हरियाणा और पंजाब कब अलग हुए थे? सॉरी सर, नहीं पता। हरियाणा स्टेट कब बना था? नहीं, 1966। एग्जैक्ट डेट नहीं पता आपको? हरियाणा दिवस मनाया जाता है उस दिन। 1 नवंबर 1966। ओके, तो हरियाणा स्टेट जो बनाया गया था तो उसके लिए जो ये एरिया है ये किस किस स्टेट में से लिया गया था? सॉरी सर, नहीं पता। हरियाणा में एमएलए की कितनी सीटें हैं? नहीं पता सर। एमपी की सीटें हरियाणा में? नहीं पता सर। सर हरियाणा जीके में अभी थोड़ा सा सर मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई हूँ। सोशल कैपिटल क्या होता है मैडम? सर जिसमें हम लोग जैसे अपनी सर स्किल्स को शेयर करते हैं, सोशल जैसे एक दूसरे की मतलब सर इन्वेंटरीज को शेयर करते हैं जिसमें हेल्थ आता है। सॉरी सर। हेल्थ और एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आइटम्स माने जाते हैं हमारे एक्सपेंडिचर में। हाँ जी सर। तो क्यों माने जाते हैं, क्या रीजन है उसका? सॉरी सर। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या हाँ कुछ चेंज होने वाला है हमारे एजुकेशन के स्ट्रक्चर में? सर, एक तो वो जो 5+3+3+4 वाली जो क्या होता है ये इनिशिएटिव फाइव है प्लस थ्री प्लस थ्री? सर। सर जैसे फर्स्ट क्लास में है जो वो 5 साल का जो मतलब फिफ्थ सर, 6 साल से बच्चा फिफ्थ क्लास, सॉरी सर, जो 6 साल का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। उसके बाद 3 साल फिर सर जैसे हमारा अब जो चल रहा है वो 10+2 वाला चल रहा है सर, उसको चेंज करके 5+3+3, 5+3+3+4 वाला क्राइटेरिया लेके आए हैं तो सर। 5+3+3+4, ये तो 15 साल हो गए। आप 10+2 तो 12 साल में हो जाती थी हमारी, तो इसमें एक्स्ट्रा 3 साल कौन से होंगे? ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगी क्या? नहीं नहीं सर, सर जो जो नर्सरी वाला ये जो है ना सर, वो आएगा इस एक्स्ट्रा 3 इयर्स में। यानी जो हमारा 5 साल का बच्चा है वो 5 तक जाएगा, फिर फर्स्ट जो 6 से है, 6 ईयर वाला बच्चा वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। 5 साल वाला बच्चा फिफ्थ में जाएगा, 6 ईयर वाला फर्स्ट में? 5 साल खुद वाला कंफ्यूज हो बच्चा रहा वो बाल वाटिका में जाएगा, देन 6 साल वाला बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो जो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो वहां से ये स्टार्ट होगा, फाइव है? सर वहां से 3 स्टार्ट होएगा। वहां से 3 स्टार्ट होएगा। हाँ जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ हो गई,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यहाँ हो गए और यहाँ पर 10th, तो 11th 12th के लिए फिर अलग से कोई कंसेप्ट है? नहीं सर, सॉरी सर। एक समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या होता है समग्र शिक्षा? सर इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट प्लस सर सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, उनकी करियर और एजुकेशन भी, एकेडमिक्स भी जिसके अंदर आ गया, और स्पोर्ट्स वगैरह भी, सारी चीजें आ गई। 360 डेवलपमेंट सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आइडियल टीचर प्यूपिल रेशो कितना होना चाहिए? नो आइडिया सर। टीचर प्यूपिल रेशियो क्या होता है, आपको पता है? हाँ जी सर, कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए? तो आपको नहीं लगता कोई आइडियली कितना सर होना चाहिए? 30 रेशो, सर मैंने एक पढ़ा था 30:1 ऐसे कुछ था। ओके। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक टर्मिनोलॉजी पड़ी होगी, GER। क्या होता है GER? नो आइडिया सर। हमारे हरियाणा में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? सर आई फॉरगॉट। हरियाणा में सेक्स रेशियो कितना है? नो आइडिया सर। इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है? नहीं पता सर। एक टर्म होती है MMR, इसके बारे में पता है, सुना है आपने कभी? नो सर। पोषण अभियान के बारे में सुना है कभी? कौन से सर? पोषण पोषण। नो सर। मिड डे मील स्कीम। नो सर। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? सर द्रौपदी मुर्मू सर। आपकी बुआ की लड़की लगती है वो। सॉरी सर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हम्म। तो वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कहाँ पर, क्या किसी पोजीशन में थी वो कहीं पे? नो आइडिया सर। तो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट? नो आइडिया सर। हरियाणा की राज्यपाल का क्या नाम है? नो आइडिया सर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? क्या सर? मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। हाँ जी। नहीं, नो आइडिया सर। ओके, चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू।